आरबीआई कर क्या रहा। दरअसल एक तरफ खबर आती कि आरबीआई ने इंडियन रुपी को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर भेज दिए, दूसरी तरफ इंडियाज फॉरेन रिजर्व राइज बाई 4.4 बिलियन डॉलर्स। अब सवाल यह है कि जब डॉलर बेचे जा रहे हैं तो फिर फॉरेन रिजर्व बढ़ कैसे रहे हैं। और इस वक्त भारत के कुल फॉरेन रिजर्व लगभग 693 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने 11.88 बिलियन डॉलर मार्केट में भेज दिए ताकि रुपया 90 से नीचे जा सके। एक्सचेंज में वो हमारा नहीं है, वो ये 3 मुल्क चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई ने डिपॉजिट रखा हुआ है जो वो रोल ओवर कर लेंगे। अगर ये 13 बिलियन निकाल देना, आपके पास ये 20 अरब डॉलर देने के अगले साल के कोई पैसा। और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए अदर भाई बता दूं, ये बड़ा उछलते रहे अभी के इंडिया से हमने जंग जीत ली, इंडिया से मुकाबला, इंडिया के पास 700 अरब से ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं इसके। इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि पीआईए तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके। आपका यही बोलते हैं एजुकेशन है। मैं आपको, आप शकील साहब आपने पहले भी बताया था और मैंने पढ़ा ये डेटा, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की ओर से। 22 में 26.2 मिलियन बच्चे थे ना जो वो स्कूल में एनरोल ही नहीं हुए, वो नंबर आज 28 मिलियन हो गया हुआ। आप इमेजिन करो 28 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं गए। और उसमें से भी एक और बड़ा अजीब, दरअसल इस हफ्ते गोल्ड रिजर्व में लगभग 2.6 बिलियन डॉलर की बढ़त देखी गई। एसडीआर में करीब 8 मिलियन डॉलर की बढ़त। आईएमएफ रिजर्व में भी हल्की बढ़त देखने को मिली, यानी सिर्फ डॉलर नहीं, हर जगह मजबूती दिखाई दी। जय हिंद दोस्तों, अर्थव्यवस्था के इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स आए जिन्होंने पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इसके पीछे का रीजन ये दोस्तों, लास्ट वीक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा था क्योंकि आंकड़े कुछ आ नहीं रहे थे। प्रत्यक्ष आंकड़े जो थे उसके अकॉर्डिंग यही दिख रहा था कि जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है। डॉलर बढ़ता है तो देश में महंगाई बढ़ती है। आप डायरेक्ट रिलेशन समझिए कि दुनिया का जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, और भारत की अगर करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर होगी तो भारत की ज्यादा करेंसी में कम सामान मिलेगा। सो वही चीज, $1 91 भारतीय रुपए के बराबर, यानी 91 भारतीय रुपए के बराबर तक पहुंच गया था। अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि अब भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो जो है अपनी जो डॉलर्स के भंडार है फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचेंगे और रुपए को स्थायी करेंगे। और कुछ ऐसा हुआ भी। लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेच के रुपए की वैल्यू बढ़ाई गई लगभग 89, और कहा जा रहा था कि जो भारत के फॉरेक्स है वो लगभग 650 बिलियन पे आ जाएंगे और फॉरेक्स भारत का तेजी से गिरेगा क्योंकि रुपए की वैल्यू नहीं है। पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे कि भारत का रुपया कमजोर हो रहा है जैसे हमारा कमजोर हो रहा है। सो एंटी इंडिया जो थे टर्की वगैरह, वो भारत की अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव रिपोर्ट छापने ही वाले थे। उससे पहले बड़ी खबर आ गई कि जो भारत की फॉरेक्स रिजर्व वो कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो 700 बिलियन पे ही है। और 700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखें इस समय, खैर पाकिस्तान से तो कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, बट एक आप मोटा मोटी समझिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके बाद फिर नेपाल, भूटान की तो छोड़ो आप, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव से साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, अगर वो मिला लेते हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व तो मुश्किल से भी वो 150-250 बिलियन हो रहा है। और भारत के पास कितना है? 700 बिलियन। पाकिस्तान के पास 15-20 बिलियन है, वो भी मांगे का है फॉरेक्स रिजर्व में रखने के लिए। कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना, ट्रेड के लिए दिखाने होते हैं कि हमारे और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए इन्होंने बता दूं, ये बड़ा उछलते रहे अभी के इंडिया से हमने जंग जीत ली, इंडिया से मुकाबला, इंडिया के पास 700 अरब से ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं इसके। बिल्कुल, तो उससे मुकाबला करने की, ये आपको जर्नैल, ये बेगैरत के बच्चे आपको उस वक्त से धोखा दे रहे हैं, इनके धोखे में मत आए। अयूब खान के दौर में चले, फिर डैम बन गए थे, उसके बाद ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, और अब ये आपने देख लिया 3 साल से ये मुल्क में तरक्की कर रहे हैं और 100 अरब डॉलर ला रहे हैं और फलां ला रहे हैं। कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे। बाहर से अगर पैसे आए भी तो ये बाहर के बाहर लेके खा जाएंगे, ये जजीरे खरीदेंगे। बिल्कुल, और पैसा आएगा ये खुद ही लुटेंगे, ये सब लुटेंगे, अपने जेब भरेंगे, ये अपने स्कूलों के लिए, एपीएस के लिए, अपने यूनिवर्सिटियां, अपनी जो शान शौकत की इनकी जिंदगी है। आपको पता है इन्होंने 82,000 कनाल जमीन फौज ने क्वार्ट के अंदर कब्जा किया हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 82,000, 82,000 कनाल इन्होंने इस पिशावर के इर्द गिर्द जो इलाका पहले जो दही इलाका होता था, एग्रीकल्चर इलाका होता था, पिशावर के इलाके से बाहर होता था, वहां यूनिवर्सिटी रोड जाती है, तमाम इलाका जो है उसको कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर ले आए, अपने वही डीएचए, अपनी वही बदमाशियां।
फाटा को वापस लेके जाना चाहते हैं केपी में कि जी ये तमाम मादनियात हैं उस पर हमारा कब्जा। तो पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, कोई नौकरियां नहीं होंगी, आपका सेहत का निजाम नहीं ठीक होगा, आपकी तालीम का निजाम ठीक नहीं होगा, आपके मुल्क में खुशहाली तरक्की नहीं आएगी, आप गरीब इसी तरह सिसक सिसक के मर जाएंगे। आपकी 60% जो नौजवान हैं उनके लिए कोई नौकरी नहीं होगी। अगर इसके अंदर किसी का फायदा है वो दो स्टेक होल्डर्स का है, एक अफवाज पाकिस्तान और उनके जर्नैल, और दूसरा जो ये बदमाशिया जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, ये लोगों को समझ आनी चाहिए। इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की बुनियादी वजह इस फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत, इसके जर्नैल आर्मी चीफ उसको इस्तेमाल करता है। इसलिए कहता हूं उनको फांसी लटकाना बहुत जरूरी है। और इसलिए कहता हूं कि उनके साथ जो सियासी डाकू आके मिल जाते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, मरियम और ये बिलावल और इस जैसे इनके हमारी, उनको भी फांसी देना है। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये रियलिटी है। लास्ट कमेंट्स एंड देन वी एंड। एक तो हैदर भाई, फौजियों को बहुत ज्यादा तगदो करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा पहले परवेज खटक, फिर महमूद खान और अब ये तीनों ने बेगैरती का वही नंगा नाच नाचा है इमरान खान के खिलाफ। उसकी हिमायत हासिल करके, उसके वोट हासिल करके तीनों ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा है। फौजियों को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ ये कहना है कि यार बाकी खा रहे हैं, शहबाजा खा रहा है, इधर ये जनरल नानी खा रही है, जरदारी खा रहा है, तो तुम क्यों नहीं खाते? और इन्होंने, आपने थोड़ा सा ये हरामखोरी और बेगैरती का हो ना, तो फिर इन्होंने जंप किया उस पर। इन्होंने कहा जी इमरान खान अब नहीं आने वाला, तुम लोग ये बहती गंगा में हाथ धो लो। लोग बेगैरत हैं, लोग बेहिस्स हैं, लोग सोए हुए हैं, लोग कभी नहीं उठेंगे, तो तुम लोग क्यों नहीं खाते हो? और उन्होंने जंप किया, उन्होंने कहा जी हाँ हम खाते हैं। मैं दो और लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ। एक तो मैं अपने अवाम से मुखातिब होना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, तो मेरी तरह है, जो ना एलीट में है ना फौज में है, जो सारे एलीट कैरेक्टर का एक हिस्सा है। मैंने कल भी उनसे, अपनी सिस्टर से ये कहा था कि देखिए 25-26 करोड़ लोग पाकिस्तान में और 2 करोड़ लोग बाहर हैं। हर इंसान को जैसे उनकी तरह 5-10 लोगों को अपनी इर्द गिर्द उन्हें इकट्ठा करने की और उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। क्वांटिटी से नहीं होता, क्वालिटी से होता है। अगर आपके पास 5 लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो अपने जज्बे से चीजों को ठीक कर सकते हैं, तो आप ये सारे सड़े हुए हरामखोर लीडर जो बैठे हुए हैं ऊपर, चाहे वो सियासी पार्टी में इमरान खान के नाम की खा रहे हैं, चाहे वो किसी और को बेवकूफ बना के खा रहे हैं, उन सबको आप हटा देंगे, मामलात अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। वरना जहां हम वैक्यूम छोड़ते हैं, कोई मुल्ला काबू कर लेता है, कोई जनरल काबू कर लेता है, तो हमें ये वापस लेना होगा। एक चीज स्टैटिस्टिक्स है, जो स्कूल जाते हैं उसमें से 60% बाहर निकल जाते हैं, हायर एजुकेशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं। अब आप कोई मुझे बताए भाई, इतनी लैक ऑफ एजुकेशन के साथ कोई कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? नहीं। शकील साहब, हम बड़े महीने लास्ट ईयर बात कर रहे थे, तो हमने रिकॉग्नाइज किया था दोनों ने मिलकर कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, जो कि बिल क्लिंटन कहते थे। मैंने अब ये देखने के बाद ये चेंज कर दिया है, इट्स नॉट इकोनॉमी, इट्स एजुकेशन स्टूपिड। ये इकोनॉमी की बात तो एडवांस्ड कंट्रियों के लिए, हमारे कंट्रियों के लिए तो अभी भी कहना चाहिए इट्स एजुकेशन स्टूपिड। तो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इसके मैं एक और थोड़ा सा साइड ट्रैक होना चाहूंगा। हम लाहौर पाकिस्तान की ही बात करते हैं, ये वही कंट्री है, आई होप बड़े लोगों को मालूम होगा कि इस सिटी लाहौर ने 6 नोबेल लॉरियट्स दिए हैं। आई होप आप लोगों को मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम, मैं 5 समझता रहा, पर कल जब देखा ऑनलाइन जाके एक और निकला है। 6 नोबेल लॉरियट लाहौर से पढ़ के निकले हुए हैं, या उनकी एसोसिएशन है लाहौर के साथ। अब आप बताओ, कोई एशिया में या यूएस या वेस्टर्न सोसाइटी को छोड़ के कोई ऐसा और सिटी है? मुझे नहीं मालूम, होगा तो मुझे नहीं मालूम, कि जहां से 6 नोबेल लॉरियट निकले हुए हैं। हरगोबिंद खुराना साहब, सलाम साहब, चंद्रशेखरन, और 2-3 और नाम है, एक रूडी है कोई, या कुछ किपिंग है, ऐसे और भी नाम है। एनीवेज, दैट डिसाइड द पॉइंट। इतनी एजुकेशन वहां से स्टार्ट होके आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? अब सोल्यूशन क्या होता है इनका? मेरी नजरों में वो यही है, एजुकेशन के साथ आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी रोल है इसका, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। और उसके बाद होता है बिजनेस की डेवलपमेंट। आपके सामने वो आपकी मॉल आधे घंटे में खाली कर दी लोगों ने। अब कैसे होगा इम्प्रूव? मेरे को तो कोई होप नजर नहीं आती। ये देखिए, अब इफ वी गो टू इंडिया वाज वेरी लकी कि हमारे को बहुत अच्छे लीडर मिल गया। मोदी साहब है, लाख लोग क्रिटिसाइज उनको करते रहे, पर जो उन्होंने कर दिखाया है वो है रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में ऐसा।
ये जेपी मॉर्गन के चीफ हैं, जेमी डामियन ऐसे कुछ नाम है उनका। वो कहते हैं, उनका है, आप यू कैन गो चेक ऑनलाइन, 400 मिलियन लोग